आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाऊंगा जो एक पागल दरिंदा था, जो लोगों का मांस खाता था और मर्डर एंड लड़कियों के साथ रैप भी करता था। अगस्त 1988 से 1989 तक इसने एक साल के अंदर अंदर इसने 4 छोटी बच्चियों को मारा और बाद में उनकी डेड बॉडी के साथ गलत काम भी किया। सुतोमो मियाजाकी जापान के शहर टोक्यो का रहने वाला था। वह बचपन से ही अपंग था। उसका एक हाथ कलाई में से मुड़ा हुआ था। उसके अपंग होने की वजह से सब उसको चिढ़ाया भी करते थे। जब वह हाई स्कूल में गया तो वह काफ़ी होशियार था, लेकिन आगे चल के वो बहुत कमज़ोर होने लगा, जिसकी वजह से उसे बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाया। इसलिए उसने वहाँ पर एक लोकल स्कूल में एडमिशन लिया था और साथ में वह फोटोग्राफी का कोर्स भी करने लगा था। मियाजाकी के पिता की अखबार छापने की छोटी कंपनी थी और उनका खुद का न्यूज़ चैनल भी था। उसके साथ उसकी 2 बहनें भी रहती थी। मियाजाकी उन दोनों बहनों के साथ रहता था। मियाजाकी को उसके पापा का अखबार का बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका कहना था कि उसके परिवार ने कभी उसे नहीं समझा, उसकी प्रॉब्लम्स उनको जाननी ही नहीं थी। मियाजाकी को परिवार वाले इग्नोर करते थे, इसलिए कई बार मियाजाकी ने सुसाइड करने का भी ट्राई किया था। मियाजाकी की बहनें उसे हमेशा नीचा दिखाती थी और उसको हमेशा दूर रहने के लिए कहती थी। इसलिए मियाजाकी अपने दादाजी के पास रहने लगा था। दादाजी के साथ वो बहुत घुल मिल कर रहता था। दादाजी उसका बहुत ख्याल भी रखते थे। लेकिन एक दिन उसके दादाजी गुजर जाते हैं, जिसके बाद मियाजाकी डिप्रेशन में जाने लगता है। उसे लगा कि अब उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। वो अपने दादाजी को हमेशा अपने पास महसूस करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दादाजी की चिता की राख खा ली। अब उसका दिमाग बहुत खराब होने लगा था। एक दिन उसकी बहन नहा रही होती है तो वो उसको छुपके से देखने लगता है। अब आप खुद ही सोचोगे कि उसका दिमाग कितना खराब होगा। उसके बाद मियाजाकी की बहन ने उसको डांट लगाकर वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन वो उल्टा उस पर गुस्सा होकर उसे धक्का लगाता है, जिससे उसकी बहन दीवार से जा टकराती है और उसके सिर से ब्लडिंग होती है। यह बात जब उसकी माँ को पता पड़ी तो वो भी उसके बीच में आती है। वो वहां आकर उसे अपनी बहन से दूर रहने को कहती है, लेकिन मियाजाकी यहाँ भी अपनी माँ को गालियां देने लग जाता है। सुतोमो मियाजाकी को ओटाकू भी कहा जाता है। ओटाकू एक जापानीज एनीमे था। वो एक खूंखार दरिंदा बन चुका था। 22 अगस्त 1988 को 4 साल की मैरी कोनो अपने घर के बाहर खेल रही थी। वह अकेली थी। खेलते खेलते वह अपने घर से थोड़ा आगे निकल जाती है। फिर उस बच्ची के पास एक निसान गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में जो आदमी बैठा था वो किसी तरह चॉकलेट वगैरह दिखाकर मैरी कोनो को अपने कार में बिठाकर कार को रवाना कर देता है। अब उसको वह टोक्यो के वेस्ट साइड में ले जाता है। ऐसे ही एक सुनसान जगह आई, इंडस्ट्रियल स्टैंड टाइप। वहां पर एक ब्रिज था। वो अपनी कार को उस ब्रिज के नीचे ले गया था। उसने अपनी कार को ब्रिज के नीचे पार्क किया और जो बच्ची थी मैरी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैरी अब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे घर जाना है अपने मम्मी पापा के पास। वह उसको बहला फुसला कर कहता है कि चलो तुम्हें पास के जंगल में सैर कराता हूँ। वह जंगल की एक ऊंची जगह पर आकर बैठ जाते हैं और काफ़ी देर तक वह वहीं पर बैठे रहते हैं। अब मैरी फिर से रोने लगती है। अब उस आदमी को लगा कि मैरी की रोने की आवाज़ सुन के कोई आ ना जाए और मैं पकड़ा न जाऊं, इसलिए वो मैरी का गला दबाता है। वो उसका गला इतनी बेरहमी से दबाता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन उस 4 साल की बच्ची को मारने के बाद जो उसकी बॉडी के साथ इसने किया, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मर्डरर तो था, लेकिन साथ में ही यह नेक्रोफिलिक भी था, मतलब जो डेड बॉडी के साथ यौन शोषण करता है। फिर इसने मैरी कोनो की डेड बॉडी के साथ मॉलेस्ट भी किया। उसने यह घिनौना काम करके पास ही ब्रिज के नीचे उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया, लेकिन फेंकने से पहले उसने मैरी के कपड़े उतारकर अपने पास रख लिए थे ताकि कोई भी सबूत पुलिस को ना मिले। फिर वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसका दिमाग इतना साइको था कि वह कुछ दिन बाद फिर से वहाँ पर आया और जो डेड बॉडी थी उसको उसने फेंका था, वो डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ गई थी। इसने वहाँ जाकर डेड बॉडी के हाथ पैर काट लिए और वो दोनों अपने पास रख लिए और बाकी का जो शरीर बचा था उसको जला दिया और उस राख को डब्बे में पैक कर दिया और इस डब्बे को वो गिफ्ट बनाकर मैरी कोनो के घर के बाहर रख के चला जाता है। अब इसके ठीक 2 महीने बाद 3 अक्टूबर 1988 को यह किलर दोबारा से हंट करता है। इस बार उसका शिकार बनी एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम था मसाशी योशिजावा। यह टोक्यो के थोड़ा बाहर रूरल एरिया में कहीं पर जा रही थी। फिर इसने उसी स्टाइल में यसाशी को किडनैप किया जिस तरह उसने मैरी को चॉकलेट देकर बहला फुसला कर किडनैप किया था। फिर वो मसाशी को अपनी कार में बैठाकर उसी जंगल में ले जाता है जहां उसने मैरी को मारा था, यानी कि वही ब्रिज के नीचे। वहां ले जाने के बाद यह साइको मसाशी योशिजावा को मार देता है और मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ दुष्कर्म भी करता है और उसके कपड़े उतारकर अपने पास रखता है। उसके ठीक 1 महीने बाद 12 दिसंबर 1988 को उसने फिर से एक 4 साल की बच्ची को किडनैप किया। इसका नाम था एरिका नाम्बा। यह बच्ची अपने फ्रेंड के घर से अपने घर जा रही थी। यह उसकी तीसरी विक्टिम थी। यह अपनी निशान लेकर इस बच्ची के पास गया
और उसके पास एक नागुरी टाउन में उसे बहला फुसला कर ले गया। वहाँ पर बहुत ही सुनसान पार्किंग लॉट था। वहाँ पर यह अपनी कार को ले जाता है और फिर इस बच्ची को फोर्स करता है कि वह पीछे वाली सीट पर जाकर अपने सारे कपड़े उतार दे। एरिका रोने लगती है और अपने कपड़े भी उतारने लगती है। उसे पता था कि सुनसान जगह पर उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो आदमी जो बोल रहा था वह एरिका कर रही थी। अब उसने अपना कैमरा निकाला और बच्ची के फोटो लेने लगता है। अब उसने एरिका के हाथ पांव बांध दिए और उसे दूसरी जगह ले गया और वहां ले जाकर वह उसका गला दबाकर उसको मार देता है। फिर उसने सफ़ेद बेड सीट में उसकी बॉडी को पैक कर दिया और डिक्की में डाल दिया। अब उस डेड बॉडी को वह सुनसान पार्किंग लॉट में छोड़ आता है और 3 दिन बाद जाकर वही डेड बॉडी पुलिस को मिलती है। अब पुलिस को यह पता चलता है कि टोक्यो में जो चाइल्ड किलर घूम रहा है, जो छोटी बच्चियों का खून कर रहा है, उसी ने ही इसका खून किया है। अब तीसरी लड़की को मारने के बाद इसने एरिका के घर वालों को लेटर लिखा था कि वह मर चुकी है। यह वही दरिंदा है सुतोमो मियाजाकी। अब टोक्यो के लोगों में डर सा माहौल हो गया था। पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर निकले तो दूर की बात है, स्कूल दुकान कहीं नहीं भेजते थे। वहाँ पुलिस अनाउंसमेंट करने लगती है कि अपने बच्चों को घर पर ही रखें। अब टोक्यो शहर में 6 महीने तक कोई भी घटना नहीं होती है, लेकिन 6 जून 1989 को यह मियाजाकी फिर स्टार्ट करता है। इस बार उसका शिकार थी एक 5 साल की बच्ची। इसका नाम था आयुको नोमोटो। इसमें उसी स्टाइल से किडनैप किया गया था जिस स्टाइल में उन तीनों को किया गया था, लेकिन इस बच्ची के साथ यह बहुत घिनौना काम करता है। इस बार मियाजाकी ने इस लड़की की डेड बॉडी को कहीं नहीं फेंका, बल्कि वो अपने घर लेकर गया और 2 दिनों तक उसने लाश के साथ दुष्कर्म किया। उस मासूम की बॉडी को अलग अलग पोजीशन में रखकर वो फोटो भी लेता है। यह बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, बट यह सच है गाइस। जब आखिरकार उस बॉडी में स्मेल आने लगी तो उसने उसकी बॉडी के हाथ पैर काट कर अपने पास रख लिए और बाकी बॉडी को फेंक दिया। बच्ची के हाथ पैर को वो अपने साथ लाया और वह हाथ पैर तो सड़ ही गए थे, लेकिन फिर भी वह उसमें खून निकाल कर पीता रहा और उसमें मांस भी खाता था। वो 23 जुलाई 1989 को 2 बहनें टोक्यो शहर में खेल रही थी। एक छोटी थी और दूसरी लगभग 11 साल की थी। ये दरिंदा वहाँ भी पहुँच जाता है। अब बड़ी बहन कहीं दूर चली जाती है तो मियाजाकी छोटी बहन को उठाकर ले जाता है। जाती हुई कार में छोटी वाली बहन बहुत चिल्लाती है, जिससे बड़ी बहन को पता पड़ता है और वह घर जाके अपने पापा को लाती है। उसके पापा ने लोगों से कार के बारे में पूछा तो सभी ने बताया कि कार जंगल की ओर गई है, इसलिए 2-4 लोग जंगल में जाते हैं। तो वहाँ उन्हें मियाजाकी दिखता है जो बच्ची के फ़ोटो क्लिक कर रहा था। लोगों को आता देख वो भाग जाता है, लेकिन अपनी गाड़ी को वहीं छोड़ जाता है। अब वहाँ पुलिस भी आती है। पुलिस गाड़ी की छानबीन करती है और वहीं पास में छिप जाती है। पुलिस को पता था कि वो अपनी गाड़ी लेने ज़रूर आएगा और हुआ ही यूं ही। अपनी गाड़ी लेने के लिए जैसे ही वो आया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करके पुलिस उसके घर की छानबीन करने लगती है। जैसे ही पुलिस उसके घर में जाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उसका घर एक भूतिया टाइप था और पूरा घर वीडियो टैप्स से भरा हुआ था। वहाँ उनको 6000 वीडियो टैप्स भी मिले थे और जब वो वीडियो टैप्स चेक किए गए तो उनमें कुछ अडल्ट वीडियो, हॉरर स्टोरी और सीरियल किलर जैसे वीडियो थे। सुतोमो के पिताजी का अपना पत्रिका था और उनके अखबार में टोक्यो सीरियल किलर की न्यूज़ चलती थी, लेकिन उनको क्या पता किलर उनका बेटा ही है। इसने अपना नाम रैटमैन रखा था, लेकिन ये चूहों से भी बड़ा राक्षस था। पुलिस इसको गिरफ्तार कर जेल में डालती है और यह सीरियल किलर की खबर जब उसके पिता को पता चली कि मियाजाकी ही टोक्यो में मर्डर कर रहा है, तो डिप्रेशन में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। यहीं पर इस दरिंदे की कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।